नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचयू पाठशाला पर स्वागत है। राज्य कृषि सेवा परीक्षा के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी हम सभी लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं। तो उसमें करीब 70 प्रश्नों को हम सभी लोगों ने कवर कर लिया था। अब उसी के आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 71। तो उसको समझते हैं कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसलें लगानी चाहिए, या फिर गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलों को उगाना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें सही जवाब दोस्तों क्या रहेगा इसका? होगा 71 का केवल एक इसका दोस्तों सही जवाब रहेगा। तो यह आपका तथ्य सही है कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, जबकि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए। ये गलत तथ्य है आपका। तो इसके स्थान पर सही तथ्य क्या होगा कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। तो आपका फलीदार फसलों के बाद जैसे आपने फलीदार फसलों को उगाया, फिर उसके बाद क्या करा, बिना फलीदार फसलों को उगाया, ठीक है। वहीं जब गहरी जड़ों की वाली फसलों को आप लोगों ने उगाया, फिर उसके बाद उथली जड़ वाली फसलों की करेंगे, खेती करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तय करने का आधार क्या है। आपके ऑप्शंस हैं औसत उत्पादन लागत, औसत लागत के बराबर, या फिर उत्पादन का सीमांत लागत, या फिर कुल उत्पादन लागत। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा डी, आपका सही जवाब हो जाएगा कुल उत्पादन लागत। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तय करने का आधार कुल उत्पादन लागत, जो कि किसके द्वारा तय किया जाता है? एपीडा के द्वारा तय किया जाता है। कुल उत्पादन लागत इसका आधार रहेगा। और किसके द्वारा तय किया जाता है? तो एपीडा के द्वारा। एपीडा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फल संरक्षण उद्योगों के लिए लाभकारी जीवाणु कौन से हैं? क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, बैक्टीरियम एसिटाई, या फिर क्लास्ट्रीडियम स्पोरोजिन्स, या आपका अंतिम ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम पास्चोरियनम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, अगला है आपका बैक्टीरियम एसिटाई, फिर वहीं दिया हुआ है आपका क्लास्ट्रीडियम स्पोरोजिन्स, या फिर क्लास्ट्रीडियम पास्चोरियनम। तो फल संरक्षण उद्योगों के लिए लाभकारी जीवाणु आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बात की जा रही है किसका? देखो, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर फल संरक्षण जो उद्योग है उसके लिए लाभकारी जीवाणु आपका कौन सा रहेगा? क्लास्ट्रीडियम पास्चोरियनम। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लास्ट्रीडियम पास्चोरियनम हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने की बात की जा रही है, और उसमें से कह रहा है कि सही जो चीज़ें हैं उनका आप सभी लोगों को चुनाव करना है। तो कैल्शियम क्लोराइड बीज अंकुरण, 2-3-5 ट्राइफिनाइल बीज सुसुप्तावस्था, या फिर थायोरिया बीज जीवन क्षमता, या इंडोल एसिटिक एसिड बीज दीर्घायु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले हम सभी लोग लिख लेते हैं अलग अलग एक पास में, फिर बाद में क्या करेंगे, कूट मिलान करेंगे। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है आपका बीज दीर्घायु के लिए कार्य करता है। क्या करता है? आपका ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। जो कैल्शियम क्लोराइड या क्या करेगा? बीज दीर्घायु का कार्य करता है।
तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर बीज दीर्घायु की बात की जाए तो इसका सही जवाब, सही मिलान ए का 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ए का 4 किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है और ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बाकी जो बी और डी वो आपके गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बी 2,3,5 ट्राइफिनाइल जो ट्राइफिनाइल दिया हुआ है आपका बी कॉलम टेट्राक्लोराइड, यहाँ पर ट्राइफिनाइल टेट्राक्लोराइड होगा दोस्तों। तो 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राक्लोराइड बीज जीवन क्षमता से संबंधित है। आपका ऑप्शन 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राक्लोराइड। यह किससे संबंधित है, तो बीज जीवन क्षमता से संबंधित है। बीज जीवन क्षमता, तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों वह थर्ड से मिलान हो जाएगा इसका। अब बी का थर्ड किस में दिया हुआ है, तो बी का थर्ड ए और सी दोनों में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जो थाई यूरिया है इसका इस्तेमाल सुषुप्तावस्था को तोड़ने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो सी जो है थाई यूरिया, बीज सुषुप्तावस्था, तो थाई यूरिया को सेकंड से मिलाते हैं। तो अब सी का देखते हैं इसमें सेकंड किस में दिया हुआ, सी का सेकंड आप सी में देख पाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप कौन सा होता है। अच्छा, जो एक बचा हुआ है दोस्तों तो वो तो सीधे ही इसमें मिल जाएगा। जैसे एंडोलिस्टिक एसिड किसमें बचा है, बीज अंकुरण में बचा हुआ है, तो उसी में उसका मिलान कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला हमारा जवाब प्रश्न है कि मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप कौन सा है। रिल अपरदन, उच्छलन अपरदन, फिर परत अपरदन या फिर जलप्रपात अपरदन। तो मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप दोस्तों जलप्रपात अपरदन होता है। वाटर इरोजन हो गया। तो 75 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप जलप्रपात अपरदन, वाटर कह सकते हैं कि इसका अगर इंग्लिश वर्जन की बात की जाए तो वाटरफॉल इरोजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा खरपतवारनाशी दलहनी फसलों में चौड़े पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है। यहाँ पर दलहनी फसलों में जो चौड़े पत्ती वाले खरपतवारनाशी को इस्तेमाल किया जाता है वह कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं MC-PA-24D, MC-PB-245T। तो जो दलहनी फसलों में चौड़े पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो MC-PB का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, MC-PB का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो दलहनी फसलें हैं उसमें चौड़े पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए MC-PB का इस्तेमाल किया जाता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, दलहनी। अब किस प्रकार के खरपतवार हैं, तो चौड़े पत्ती से संबंधित। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो MC-PB। अच्छा, वैसे 2,4-D का भी इस्तेमाल किया जाता है जो चौड़े पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, किंतु यहाँ पर बात की जा रही है कि दलहनी फसलों में जो चौड़े पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो MC-PB का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी एक ऐसी मिट्टी का प्रकार है जिसकी उच्चतम जल उपयोग क्षमता है। रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपकी जो क्ले मिट्टी है दोस्तों उसकी उच्चतम उपयोग जल क्षमता होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। इसको क्ले कहते हैं, क्ले से याद रखिए तो आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। तो क्ले मिट्टी जो होती है उसकी जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। प्रतिपादित किया कि उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी का फलन है। कॉप डगलस ने, जॉन फी, गुस्ताव रेनिस ने, लेविस या कार्ल डुलर ने।
तो कॉब डगलस ने प्रतिपादित किया था कि उत्पादक उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी फलन है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कॉब डगलस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? चना फली छेदक, जो चना फसल होती है दोस्तों उसमें फली छेदक कीट लगता है, या फिर गन्ने में भूरा फुदका लगता है, प्याज में थ्रिप्स, आपका अंतिम विकल्प है धान। तो उसके आगे आपका दिया हुआ है कि तना छेदक। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? तो चने में फली छेदक बिल्कुल लगता है, ठीक है, जब उसमें फलियां पड़ने लगती हैं तो इसका प्रकोप में देखने को मिलता है। प्याज में थ्रिप्स बिल्कुल लगता है, प्याज का थ्रिप्स से संबंध है। धान में भी तना छेदक लगता है। गन्ने में भूरा फुदका के स्थान पर क्या होगा दोस्तों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा। एक इसका बी सही सुमेलित नहीं। टॉप सूट बोरर, तो ये हो गया टॉप सूट बोरर किस में लगता है? तो गन्ने में लगता है। बाकी अतिरिक्त याद रखिए, चना में जो तो चना हमारी क्रॉप है दोस्तों उसमें फली छेदक लगेगा, गन्ने में टॉप सूट बोरर लगेगा, प्याज में थ्रिप्स लगेगा और धान में तना छेदक लगेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे दोस्तों। तो देखते हैं इसको भी, फिर बाद में आप सभी लोग पहले ऑप्शन देखेंगे, फिर बाद में अपने कोड की ओर बढ़ेंगे। तो आपको योजनाएं दी हुई और उनको किस वर्ष लागू किया गया था, इससे इनको मिलाना है, आपको सही मिलान करना है। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना कह रहा है कि वर्ष 1980 में प्रारंभ हुई। जवाहर रोजगार योजना कह रहा है कि वर्ष 1989 में प्रारंभ हुई। या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कह रहा है कि 2005 में प्रारंभ हुई। आपका अंतिम विकल्प है निश्चित रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई, अर्थात 1993 में प्रारंभ हुई। कह रहा है कि प्रारंभ होने के वर्षों के साथ मिलान कीजिए। तो आइए नज़र डालते हैं। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम दोस्तों कब आरंभ हुआ था? वर्ष 1980 में आरंभ हुआ था, सही बात है। जवाहर रोजगार योजना को कब आरंभ किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना को वर्ष 1989 में आरंभ किया गया था, ये भी सही बात है। तो आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। वहीं जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आरंभ किया गया था। और निश्चित रोजगार योजना कब आरंभ की गई? तो वर्ष 1993 में आरंभ की गई। तो ये तो क्रमवार है, 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं, कई बार पूछी गई, एक साथ में भी पूछी गई, अलग अलग भी पूछी गई। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1980, जवाहर रोजगार योजना वर्ष 1989, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, निश्चित रोजगार गारंटी योजना 1993 में। हम सभी लोग जब योजनाओं से संबंधित क्लासेस कर रहे होंगे तो विस्तृत रूप से एक एक करके बात करेंगे एक पर। तो 80 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। 81 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि रोगिंग क्रिया की जाती है। आपका प्रश्न क्या है कि रोगिंग क्रिया की जाती है। तो आपके ऑप्शंस क्या है? पहले ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। पौधों में रोग नियंत्रण के लिए, फसलों में खरपतवार के नियंत्रण के लिए, वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वांछित किस्म के पौधे से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना, कहने का तात्पर्य यह है इस तथ्य का, मान लेते हैं हम सब लोगों ने जो मेन क्रॉप उगाई वो हो गई आपकी, ठीक है, उसमें जो खरपतवार हो गए, तो खरपतवारों से जो खरपतवार होंगे उसको अगर हम अपनी मुख्य फसल से अलग करते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रोगिंग कहलाएगी। अब इसको समझते हैं विस्तार से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रोगिंग क्रिया की जाती है। तो वांछित किस्म के पौधे से अवांछित किस्म के पौधे को निकालना, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो रोगिंग क्रिया के अंतर्गत आएंगे। मान लेते हैं ये हमारी एक क्रॉप है, ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कोई ये हमारी मेन फसल है, ये हमारा कोई एक फील्ड है, ये हमारा एक खेत है दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारा एक खेत है, ठीक है। अब इसमें हमारी क्रॉप लगी हुई है, इसमें हमारी फसल बोई हुई है मुख्य। अब इसमें कुछ अनवांटेड चीजें हैं जो अवांछित हैं, मान लेते हैं कि ये खरपतवार है,
ये खरपतवार हमारी इसमें मुख्य फसल के अंतर्गत है। तो अब इसको अगर हम अलग कर देंगे, इसको पृथक कर दें, इनको अगर हम इसको पृथक कर दें तो क्या हो जाएगा, ये रोगिंग कहलाएगी। तो रोगिंग क्रिया किसके अंतर्गत आती है? वांछित किस्म के पौधे से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना रोगिंग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती है। कह रहा है कि मुद्रा की कौन सी एक ऐसी चीज है जो सीमांत उपयोगिता को नहीं दर्शाती है? सकारात्मक, नकारात्मक या फिर शून्य। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि आपके ऑप्शन है केवल एक, कह रहा है कि केवल सकारात्मक होगा, या फिर कह रहा है केवल 2 नकारात्मक होगा, या फिर आपका 2 और 3 अर्थात नकारात्मक या शून्य, या फिर केवल डी, आपका डी ऑप्शन है केवल 1 और 2। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है नकारात्मक नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती? नकारात्मक नहीं हो सकती। तो मुद्रा की आपका सही जवाब क्या है कि मुद्रा की सीमांत उत्पादकता नकारात्मक नहीं हो सकती है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? केवल 2, अर्थात आपका सही जवाब बी हो जाएगा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या नहीं हो सकती? नकारात्मक नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। गेहूं में मोल्ला रोग निमेटोड, गेहूं का जो मोल्ला रोग है निमेटोड के कारण होता है। किस निमेटोड के कारण होता है? जिस निमेटोड के कारण होता है उसका नाम क्या है? तो एंग्यूना टिट्रसाई, हेट्रोडेरा एवेन्यू, जड़ गांठ की सूत्रक्रम, या फिर हेट्रोडेरा केटोरी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हेटेरोडेरा एवेन्यू, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। तो गेहूं का जो मोल्ला डिसीज होता है किसके कारण होता है? तो हेटेरोडेरा एवेन्यू के कारण होता है। यह एक प्रकार का निमेटोड है। आगे बढ़ते हैं। चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की दक्षता क्या है? कह रहा है कि जो सिंचाई की एक विधि है चेक एंड बेसिन फ्लडिंग, इसकी सिंचाई विधि की इसकी दक्षता क्या है? आपके ऑप्शन है 60 से लेकर के 65% तक, या फिर 50 से लेकर के 55% तक, या फिर 40 से लेकर के 45% तक, या आपका अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है 10%। तो आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 60 से लेकर के 65%। आपका ए जवाब सही हो जाएगा। तो चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की जो दक्षता है, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 60 से लेकर के 65%। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आप सभी लोगों को चुनाव करना है। तो जैसा कि हम सभी लोग पहले का इसको नोट करते हैं, फिर बाद में हम सभी लोग अपने कोड की ओर बात करते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि क्षेत्र क्षमता 0.33 से लेकर के 0.15 बार तक होती है, या फिर PWP 0.33 बार को दर्शाती है। अच्छा, इसका शुद्ध रूप 0.33 कहा जाएगा। बाकी ये खैर यहाँ पर शुद्ध रूप क्या कहा जाएगा उससे कोई तात्पर्य है नहीं। उपलब्ध जल कितना होगा? 50 बार, या फिर आर्द्रता ग्राही जल जो आपका है ऑप्शन क्या दिया हुआ? हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर है आपका ऑप्शन दिया हुआ कि 15 बार। अब आइए इसको नोट करते हैं, मिलान करते हुए चलते हैं, फिर अपने कोड की ओर बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन ए की बात की जाएगा क्षेत्र क्षमता की। तो हम सभी लोग क्षेत्र क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षेत्र क्षमता को फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है। तो इसका नोट करते हैं इसको। क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी, तो ये कितना दर्शाएगा? 0.33 बार को आपको दर्शाएगा। जीरो 0.33 बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। PWP की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला ऑप्शन है दोस्तों PWP। तो ये किसको दर्शाता है? ये कितना बार रहेगा? जो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, PWD रहेगा यहाँ पर, PWP नहीं रहेगा, PWD रहेगा, ठीक है। तो
यह कितना दर्शाएगा, इसको नोट करते हैं। जो PWD होता है दोस्तों 15 बार को दर्शाता है। कितना दर्शाता है? तो 15 बार को दर्शाता है। वही आपका C है, उपलब्ध जल, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं अवेलेबल वाटर, उपलब्ध जल। उपलब्ध जल का कितना है आपका? तो 0.33 से लेकर के 15 बार। अब बचा हुआ आपका दोस्तों आर्द्रता ग्राही जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तो उसका कितना है? उसका हो जाएगा आपका 50 बार। यहां पर नोट कर लेते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का कितना रहेगा आपका? 50 बार। अब आइए अपने कोड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्षेत्र क्षमता जो फील्ड कैपेसिटी दी हुई 0.33 बार को दर्शाती है, तो ए का आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। अब इसमें देखिए किसमें ए का सेकंड है, तो बी, सी और डी में है आपका, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी की कितनी दी हुई है सूची में? 15 बार, तो पीडब्ल्यूडी जो 15 बार को दर्शाता है, तो बी का फोर्थ। अब इसमें देखिए बी का फोर्थ किसमें दिया हुआ है? बी का फोर्थ तो दोस्तों ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उपलब्ध जल आगे देख लेते हैं। जो उपलब्ध जल का 0.33 बार से लेकर के 0.15 बार दिया हुआ है, तो 0.33 बार से 0.15 बार जो दिया हुआ है, तो ये सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट बी में आप देखने को पाएंगे, ठीक है। वहीं अब आपका जो एक अंतिम बचा हुआ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, उसका 15 बार हो जाएगा, डी का थर्ड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हाइग्रो जब फील्ड कैपेसिटी जो क्षेत्र क्षमता की बात होगी तो 0.33 बार, पीडब्ल्यूडी 15 बार को दर्शाता है। वहीं उपलब्ध जल दोस्तों उपलब्ध जल जो होता है आपका 0.33 से लेकर के 15 बार, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है 50 बार को दर्शाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहले तो आप प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर यह देखेंगे क्या कह रहा है। आलू आपके कुछ फसल दिए हुए हैं इधर, और इसको रोक दिए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल में कौन सा रोग लगता है। तो आलू में दिया हुआ पछेती झुलसा, बैंगन का दिया हुआ लाल सड़न, टमाटर का दिया हुआ अगेती झुलसा, और भिंडी का पीत सिरा मोजेक। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा एक रोग ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपके 3 सही सुमेलित है। तो भिंडी का पीत सिरा मोजेक, ये आप सभी लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है। कई बार ऐसे सीधे तौर पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पीत सिरा मोजेक किस फसल में लगने वाला एक रोग है, या फिर भिंडी में लगने वाला कौन सा एक रोग है। तो इसको तो याद रखिए, ये आपका सही हो जाएगा। टमाटर में अगेती झुलसा बिल्कुल लगता है, आलू में पछेती झुलसा बिल्कुल लगता है, बैंगन में दोस्तों लाल सड़न के स्थान पर क्या होगा? फोमोप्सिस ब्लाइट हो जाएगा। तो आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? बी सही सुमेलित नहीं है। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? फोमोप्सिस ब्लाइट। ये हो गया फोमोप्सिस ब्लाइट। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ आपका गैलेरिया मेलोनेल एक नासी कीट है, ठीक है। कह रहा है कि जो गैलेरिया मेलोनेल एक कीट है, नासी कीट है। किसका? रेशम कीट का, या फिर लाख कीट का, या फिर मधुमक्खी का, या आपका अंतिम ऑप्शन दिया हुआ कपास फल का। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? आइए उस पर बात करते हैं कि जो गैलेरिया मेलोनेल है, इसको हम सभी लोग मोथ भी कहते हैं। मोथ आप लोगों ने सुना भी होगा। तो मोथ एक नासी कीट किसका है? तो मधुमक्खी का है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब का ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मोथ लगता है मोथ मधुमक्खी का नासी कीट है। अगर मोथ के हम वास्तविक नेम की बात करें तो गैलेरिया मेलोनेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षारीय मृदा के पीएच मान 9.0 पर हाइड्रोक्सी आयन OH सांद्रता है। तो यहां पर थोड़ा कुछ छूटी हुई चीजें, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर आपकी घातें हम नोट कर लेते हैं। तो आपके पहले ऑप्शन में 10⁻⁻5 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 10⁻⁻6, अगला 10⁻⁻7, अगला 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर। तो कह रहा है क्षारीय मृदा के पीएच मान 9.0 पर हाइड्रोक्सी आयन OH- आयन की सांद्रता क्या है। तो
अगर इसके सही जवाब की बात की जाए तो क्षारीय मृदा के पीएच मान 9 पर दोस्तों, तो क्षारीय मृदा का जो पीएच मान 9 होगा, हाइड्रोक्सी आयन सांद्रता की जो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसकी मात्रा 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। कितना होती है, तो 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपका ऑप्शन दिए हुए कि अंगूर हरकारा, केला सॉफ्टवुड कटिंग, चाय हार्डवुड कटिंग, स्ट्रॉबेरी स्वाड शक्कर। तो जैसा कि हम सभी लोग कूट वाले प्रश्नों में करते हैं, पहले समझते हैं फिर बाद में कूटों का मिलान करेंगे। तो अंगूर में कौन सा जो पौधे उसमें प्रसार विधि, जो अंगूर जो आपका पौधा है दोस्तों, उसमें किस प्रकार की प्रसार विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ए अंगूर। तो अंगूर की प्रसार विधि कौन सी लगती है, अंगूर में दोस्तों हार्डवुड कटिंग लगती है। क्या लगती है, हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग हो गई अंगूर में। केला में कौन सी कटिंग जो प्रसार विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो केला में स्वाड कट शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो स्वाड शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। एक मिनट उल्टा लिख दिया दोस्तों, केला में किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्वाड शक्कर का। स्वाड शक्कर का, ठीक है। और चाय की अगर बात की जाए तो सॉफ्टवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग। आगे बढ़ते हैं। अंतिम आपका क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में रनर का इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉबेरी में किसका इस्तेमाल होता है, रनर का। अब हम बढ़ते हैं अपने कोड की ओर कि हमारे कोड कौन कौन से सही होंगे, उस पर बात करते हैं। तो अंगूर का हार्डवुड कटिंग दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर देखिए हार्डवुड कटिंग ए का आपका थर्ड है। अब इसमें देख लीजिए किसमें ए का थर्ड हो रहा है, तो ए में भी दिया हुआ है थर्ड, बी में भी दिया, सी में भी दिया हुआ है, तो आपका डी गलत हो जाएगा, अर्थात आपका डी जवाब सही नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केला में स्वाड शक्कर की बात की जा रही है, तो केला स्वाड शक्कर कहाँ दिया हुआ है, बी का फोर्थ स्वाड शक्कर हो गया आपका। ठीक है, तो इधर देखते हैं बी में किसमें फोर्थ दिया हुआ है, आपका बी में अगर देखा जाए तो फोर्थ दोस्तों सिर्फ ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहीं से निकल गया। बाकी नीचे दिया हुआ हमने नोट भी कर दिया कि इसका कौन सा रहेगा, हालांकि मिलान भी यहाँ पर यह सही जवाब हो जाएगा आपका। तो अब कुछ समझ लेते हैं इसको फिर से। अंगूर में किस प्रसार जो आपकी कुछ क्राफ्ट दी हुई है उसमें प्रसार विधियों का जिनका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो अंगूर की अगर बात की जाए, अंगूर जो पौधा होता है दोस्तों उसमें हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो केला होता है उसमें स्वाड शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। जो चाय होती है दोस्तों, चाय में सॉफ्टवुड कटिंग की इस्तेमाल की जाती है। वहीं जो स्ट्रॉबेरी आपके ऑप्शन में दी हुई उसमें रनर का प्रयोग किया जाता है प्रसार विधि का। रनर को हम सभी लोग हरकारा भी कहते हैं, हरकारा को क्या कहते हैं, रनर भी कहते हैं इसको, तो कंफ्यूज मत होना। रनर का यहाँ पर तात्पर्य आपके ऑप्शन 1 से होगा, मैं नोट भी किए दे रहा हूं, हरकारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 90 क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची सेकंड से आपको मिलाना, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना। अब आइए नजर डालते हैं। फ्यूजेरियम स्पीसीज, इग्निडियम, कोल्टोट्राइकम स्पीसीज, एपोथेसिया, स्कैलरोटीनिया स्पीसीज, एसरगुलस, फोमा स्पीसीज, स्पोरोडोकियम। अब आइए समझते हैं एक करके कि ये चीजें हैं क्या। तो इधर आपके दिए हुए हैं फफूंदी वंश, क्या दिए हुए हैं, इधर दिए हुए हैं आपके फफूंदी वंश,
और इधर आपके दिए हुए दोस्तों गढ़। आपको अब इसमें से मिलान करना है कि कौन सा फफूंदी वंश किस गढ़ के अंतर्गत आता है। तो जो फ्यूजेरियम स्पीसीज या किसके अंतर्गत आता है, पहले समझ लेते हैं इसको, थोड़ा वरना कठिन हो जाएगा आपके लिए। फ्यूजेरियम स्पीसीज जो होता है स्पोरोडियम के गुण से संबंधित है गढ़ से। जो फ्यूजेरियम स्पीसीज है स्पोरोडोकियम जो दिया हुआ है उसे संबंधित है। जो कोल्टोट्राइकम स्पीसीज है एस्परगुलस से संबंधित है। वहीं जो स्कैलरोटोनिया स्पीसीज दी हुई है वह एपोथीसिया से संबंधित है। जो फोमा स्पीसीज है वह पिग्नेडियम से संबंधित है। अब एक एक करके इसको नोट करते हैं, फिर इसका मिलान करते हैं कि इसका सही कूट क्या होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो दिया हुआ है फ्यूजेरियम स्पीसीज, फ्यूजेरियम स्पीसीज का संबंध किससे है दोस्तों? तो फ्यूजेरियम स्पीसीज का संबंध स्पोरोडियम से है। स्पोरोडियम। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा दिया कोल्टोट्राइकम स्पीसीज। कोलिकोट्राइकम जो स्पीसीज आपकी दी हुई है इसका संबंध किससे है? तो एस्परगुलस से संबंधित है। एस्परगुलस से संबंधित है। और अगला विकल्प क्या दिया हुआ है? स्कैलोटेनिया स्पीसीज। स्कैलोटेनिया स्पीसीज। स्कैलोटेनिया स्पीसीज जो दिया होता है एपोथीसिया गण से संबंधित है। एपोथीसिया से संबंधित है। वही आपका जो अंतिम दिया हुआ है फोमा स्पीसीज। इसका संबंध किससे है? फोमा स्पीसीज का संबंध दोस्तों पिग्नेडियम से है। पिग्नेडियम से। अब आइए अपने कोड की ओर बढ़ते कि हमारा कोड क्या सही होगा। फ्यूजेरियम स्पीसीज का संबंध स्पोरोडियम से है। तो आपका ए का 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, चूंकि 4 आपके ए बी सी और बी सी में दिया हुआ है तो आपका अंतिम ऑप्शन पहले ही बाहर हो जाएगा मैच से। आगे बढ़ते हैं। कोल्टोट्राइकम स्पीसीज का संबंध एस्परगुलस से है। तो जब एस्परगुलस से है तो कोल्टोट्राइकम स्पीसीज का संबंध बी का 3rd। अब बी का 3rd देखते हैं किसमें दिया हुआ है। यहाँ आ जाइए, बी का 3rd इसमें दिया हुआ, बाकी और किसी में नहीं दिया हुआ तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहीं से पता चल जाएगा आपका। तो एक बार फिर से समझते हैं कि जो फ्यूजेरियम स्पीसीज है, फ्यूजेरियम स्पीसीज है दोस्तों स्पोरोडियम से इसका संबंध है। इसका गढ़ क्या होगा? स्पोरोडियम होगा। वहीं जो कोल्टोट्राइकम स्पीसीज है एस्परगुलस से संबंध रखती है। स्कैलोटेनिया नामक जो फफूंदी वंश है वह एपोथीसिया से संबंध रखती है। जो फोमा स्पीसीज है उसका संबंध पिग्नेडियम से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 91 प्रश्न हमारा जो है, निम्न में से कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व जाना जाता है? अब यहाँ पर बात हो रही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी बात की जा रही है। बोरान, मोलिब्डेनम, जिंक या फिर आयरन। तो जो आपके नैनो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी बात की जा रही है। आपके ऑप्शन दिए हुए बोरान, मोलिब्डेनम, जिंक और आयरन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम एक प्रकार का नैनो न्यूट्रिएंट्स है। आमतौर पर हम सभी लोग इसको सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं। खैर, जो मोलिब्डेनम होते हैं इनकी पौधों को 0.1 ppm की सांद्रता की आवश्यकता होती है। तो जो पौधा होता है मोलिब्डेनम की उसकी कितनी आवश्यकता होती है? तो 0.1 ppm की आवश्यकता
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग के निर्धारण में किया जाता है। कह रहा है कि जो फ्लेम फोटोमीटर है इसका निर्धारण किसके लिए किया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर बोरान। तो फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग के निर्धारण में किस किया जाता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर बोरान। तो जो फ्लेम फोटोमीटर होता है दोस्तों, इसका उपयोग पोटेशियम के निर्धारण में किया जाता है। तो फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? फ्लेम फोटोमीटर का इस्तेमाल पोटेशियम के निर्धारण में किया जाता है। पोटेशियम के निर्धारण में। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थिति पर कहां पर? कह रहा है कि जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर लखनऊ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में स्थित है। सॉरी दोस्तों, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात की जा रही है। कह रहा है कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपका बीकानेर राजस्थान में स्थित है। और जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो जयपुर राजस्थान में स्थित है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो यहाँ पर जो केंद्र, इसको इंग्लिश में भी याद रखिए, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो नोट कर दे रहा हूं यहाँ पर। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये आपका कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका दोस्तों बीकानेर राजस्थान में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बीकानेर। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अन्य बिंदु की बात करें तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कहां पर स्थित है? तो यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। तो एक बार फिर से समझते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहां पर स्थित है? बीकानेर राजस्थान में। जबकि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है इसकी कहां पर स्थिति है? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जो कि हम कह सकते हैं, या कभी कभी प्रश्न पूछा था एगमार्क का संबंध किस चीज से है, या शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। खैर, इसके यहाँ पर प्रश्न के लिहाज से क्या डिमांड है कि कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। अब इसका संबंध है किससे, इसको भी देख लेते हैं। जो एगमार्क है इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो किसी भी वस्तु की शुद्धता का प्रतीक एक प्रकार से कह सकते हैं। तो वस्तु की शुद्धता का प्रतीक, आगे बढ़ते हैं। आपका सही जवाब अगले प्रश्न की ओर। अनाक्षी श्वसन को क्या कहा जाता है? एक होता है अक्षी श्वसन, एक होता है अनाक्षी श्वसन। जो हम सभी लोग जो प्लांट ब्रीडिंग वगैरह, प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ रहे होंगे तब उस पर बात करेंगे। अभी तो घर प्रश्न कॉल करते हैं। अनाक्षी श्वसन को क्या कहते हैं? अंतःकोशिकीय श्वसन, आणविक श्वसन, या फिर बाह्य आणविक श्वसन, या अंतः आणविक श्वसन। तो जो अनाक्षी श्वसन होता है दोस्तों, इसको हम सभी लोग अंतः आणविक श्वसन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका डी सही जवाब हो जाएगा।
इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पायरेशन जो होता है उसको हम सभी लोग अनाक्षी श्वसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मृदा भाग में सबसे अधिक सीईसी होता है? बात यहाँ पर किसकी हो रही है? सीईसी की। ठीक है, आपके ऑप्शन है केओलिनाइट, माउंट मोरलोनाइट, वर्मिकुलाइट या फिर कार्बनिक पदार्थ। तो कुछ हालांकि कई स्रोत ऐसे हैं जिसमें थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में यही एक समस्या रहती है कि अलग अलग स्रोतों में आप लोगों को अलग अलग चीजें, धारणाएं देखने को मिल सकती हैं। खैर, अगर आपके ऑप्शंस की बात की जाए तो कार्बनिक पदार्थ जो होता है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ मृदा भाग में सबसे अधिक सीईसी की मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी आपका सही जवाब हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ। कुछ अन्य बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। केओलिनाइट का जो सीईसी की बात की जाए, केओलिनाइट का जो सीईसी होता है 15 से 30 के बीच होता है दोस्तों। ठीक है, क्या रहेगा ये? सीईसी। प्रति 100 ग्राम सॉइल। तो केओलिनाइट की अगर बात की जाए तो 15 से लेकर के 30 हो गया आपका। माउंट मोरलोनाइट 80 से 100 के बीच हो गया। वर्मिकुलाइट का कितना रहेगा? 100 से 180 हो जाएगा आपका। क्रमवार ही है तो इसको याद करने में इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। और कार्बनिक पदार्थ की बात की जाए तो 200 से अधिक हो जाएगा। तो केओलिनाइट, माउंट मोरलोनाइट, वर्मिकुलाइट और कार्बनिक पदार्थ। तो केओलिनाइट का 15 से आपका 30 हो गया, माउंट मोरलोनाइट का 80 से 100 हो गया, वहीं वर्मिकुलाइट का 100 से 180 हो गया, जबकि कार्बनिक पदार्थ का 200 से अधिक हो गया। रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? जो रंगीन जूस होते हैं उनके लिए जो प्रिजर्वेटिव होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर सिरका, या कह सकते हैं कि पोटेशियम बेंजोएट। तो जो रंगीन जूस होते हैं दोस्तों उसके लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं जो रंगहीन पदार्थ होते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो परिरक्षक को हम सभी लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक परिरक्षक को, जो प्रिजर्वेटिव है आपके, इनको हम सभी लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया आपके रंगहीन, एक हो गया आपके रंगहीन और एक हो गया आपके जो इसमें एक हो गया रंगीन, दूसरा हो गया आपका रंगहीन। दोस्तों जो प्रश्न की बात की जाए तो इसमें रंगीन पूछ रहा है और इधर नोट कर लेते हैं अपना रंगहीन। तो रंगहीन क्या है? रंगहीन की बात, जो रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक प्रयोग किया जाता है? तो रंगीन पदार्थ या रंगीन जूसों के परिरक्षक के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं सभी लोग। किसका? तो सोडियम बेंजोएट। तो आपका सही जवाब ए हो गया, सोडियम बेंजोएट। यहां पर रंगीन जूसों की बात की जा रही है। अब जो रंगहीन पदार्थ होंगे इनके परिरक्षण की जब बात की जाएगी तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का। पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो परिरक्षक दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका रंगीन, दूसरा हो गया रंगहीन। रंगहीन की जब पदार्थों को प्रिजर्व करने की बात आएगी तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करेंगे, वहीं जब रंगहीन पदार्थों के प्रिजर्वेशन की बात आएगी तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल किया जाएगा। आपके अगला प्रश्न है आपका सुमेलित करना है दोस्तों, और सही उत्तर का चुनाव करना है। जो अनुलिप दी हुई है आपकी डुप्लीकेट, इसका विकल्प आपका अनुपात रेशियो दिया हुआ है 9:3:4। वहीं जो निरोधात्मक अर्थात इनहिबिटर है 11:3। जो कंप्लीमेंट्री संपूरक है उनका आपका अनुपात दिया गया 15:1 और सप्लीमेंट्री जो दी हुई है उसका दिया गया है 9:7। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसको आप सभी लोग इंग्लिश में याद रखिए, इंग्लिश में थोड़ा आसानी रहेगी। डुप्लीकेट पहला आपका जो दिया हुआ है अनुलिप, डुप्लीकेट डुप्लीकेट का कितना दिया होता है? 15:1 दिया होता है दोस्तों। ठीक है, वहीं आपका बी जो दिया हुआ है निरोधात्मक,
इनहिबिटर, इनहिबिटरी, इसका कितना रहेगा आपका 13:3 रहेगा। ये रेशियो से संबंधित कई बार प्रश्न बने, सीधे तौर पर भी बने हैं। कंप्लीमेंट्री का कितना रहेगा 9:7। कंप्लीमेंट्री इसका आपका कितना रहेगा 9:7। वहीं अगला आपका है दोस्तों सप्लीमेंट्री। तो इसका रेशियो कितना रहेगा 9:3:4। अच्छा, कंप्लीमेंट्री की अगर देखा जाए तो 9:7 दिया हुआ, यहाँ अगर आप सभी लोग देखें नजर डालें तो 9:7 दिया हुआ। अब 7 को अगर हम तोड़ दें 3 + 4 में, तो जब बाद में वो सप्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, तो कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ऐसे याद रखिए। खैर अपने ऑप्शंस की ओर बात करें, जैसे डुप्लीकेट का दिया हुआ 15:1, तो ए का कितना दिया है थर्ड, तो ए का थर्ड किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो दोनों गलत हो गए, मैथ से बाहर हो गए। बचे कौन, ए और डी। आगे बढ़ते हैं, तो इनहिबिटरी दिया हुआ 13:3, बी का कहा जाएगा तो सेकंड में, तो बी का सेकंड देखिए कौन सा किसमें दिया हुआ है। ये तो थोड़ा लोचा हो गया दोस्तों, इसमें थर्ड 2, इसमें डी दिया हुआ है 3:2:4। फिर देखते हैं दोस्तों, डुप्लीकेट का अनुपात कितना है 15:1 हो गया, और इनहिबिटरी का जो आपका 13:3 दिया हुआ है, कंप्लीमेंट्री का 9:7 हो गया, वहीं सप्लीमेंट्री का 9:3:4 हो गया। तो अगर इसकी मिलान की जाए 15:1 ए का किसमें जाएगा, ए का आपका हो गया थर्ड, तो ए का जब थर्ड हो गया तो इसमें अगर इसको हटाया जाए तो कौन कौन से बचेंगे आपके, बी में है नहीं ऑप्शन, आपका दिया हुआ नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहले ही। तो इसकी रैंकिंग क्या बनेगी अलग नोट कर लेते हैं ऑप्शन से, हो सकता है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो। तो अनुलिप का जो दिया हुआ 15:1 आपका क्या हो जाएगा ए का थर्ड, और इनहिबिटरी का जो दिया हुआ 13:3, निरोधात्मक का 13:3, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपका कंप्लीमेंट्री 9:7 जो संपूरक है दोस्तों, इसका 4 हो गया। अनुपूरक जो दिया हुआ है सप्लीमेंट्री का 9:3:4, ये हो गया आपका एक है तो दिया हुआ ऑप्शन है, थोड़ा समझने में गलती हो गई, खैर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डी 3:2:4:1। बाकी यहाँ पर अनुपात आपके सही लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, पूछे गए कई बार अलग अलग भी पूछे गए। तो डुप्लीकेट का 15:1, इनहिबिटरी का 13:3, कंप्लीमेंट्री का 9:7, सप्लीमेंट्री का उसको 7 को तोड़ दीजिए 3 और 4 में, आसानी रहेगी याद करने में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको अपने ऑप्शन पर जरूर नजर डालनी, यहाँ पर बात की जा रही कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दी हुई दूरी जो प्रमाणित बीज और आधार बीज वगैरह के बीच में जो दूरी होती है दोस्तों, उसकी बात की जा रही है। तो गेहूं के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होगी मीटर में 3, कपास के लिए कितनी दी, तो ये तो आपका सही हो गया। कपास के लिए कितनी होती है, कपास के लिए 50 के स्थान पर 30 हो जाएगा दोस्तों, जो आइसोलेशन डिस्टेंस होगी 30 होगी, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। टमाटर का 25 हो जाएगा, फूल गोभी का 1000, जो प्रमाणित बीज के लिए न्यूनतम अलगाव दूरी है। गेहूं के लिए 3, कपास के लिए 30, टमाटर के लिए 25, फूल गोभी के लिए 1000। ये सभी मानक किसमें रहेंगे तो मीटर में रहेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 100, तंबाकू की खेती में निम्न क्रियाएं अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी खेती अपनाई जाती हैं, तो एक ट्रिक है मैं बताया दे रहा हूं, उसको याद रखिए। तंबाकू की जो खेती की बात की जाए तो कौन सी ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, ये उसमें कौन कौन सी, टीडीपी, टीडीपी के सबको मिला लीजिए। तो टी से आपका हो जाएगा टॉपिंग, डी से हो जाएगा आपका डिसकरिंग, और पी से हो जाएगा आपका प्राइमिंग, और जो के बचा क्यूरिंग हो जाएगा। तो इधर नोट कर लेते हैं ताकि समझ लीजिए आप सभी लोग। टी का क्या हो जाएगा टॉपिंग,
डी से आपका क्या हो जाएगा, डिसकरिंग, पी क्या हो जाएगा आपका, प्राइमिंग, और के का क्या हो जाएगा, क्यूरिंग। अब आइए क्रम लगाते हैं अपना। जब आपको चीजें पता रहती हैं तो क्रम वगैरह लगाना आसान रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो टी डी पी, पी जो है टी के बाद आएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, पी आपका कहाँ आ जाएगा, पहले आपका टी दिया हुआ तो पहले आ गया 2 नंबर आपका, ठीक है। पी आपका कहाँ दिया हुआ, 1 नंबर, तो कहने का तात्पर्य 2 के बाद 1 देखिए इसमें किसमें है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बाकी तो खैर इसमें भी आ रहा है देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टी डी पी। आपका आंसर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए। पहले आपका क्या करेंगे, पहले आप टॉपिंग करेंगे, ठीक है, फिर डी का शक्कर निकालने का तात्पर्य क्या हो जाएगा आपका, डिसकरिंग, तो फिर उसके बाद टॉपिंग के बाद आप सभी लोग डिसकरिंग करेंगे तंबाकू खेती में, और फिर जो अंतिम बचा प्राइमिंग, फिर उसके बाद सबसे लास्ट आपका क्यूरिंग हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 20 क्वेश्चन और करेंगे तो जो हमारा पिछले साल का कहने का तात्पर्य उसके बाद कोई वैकेंसी खैर इसमें नहीं आई थी, तो ये हो जाएगा कंप्लीट पूरा। 120 क्वेश्चन की एक बार आप लोगों को एक साथ में करा दिया जाएगा, वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो तंबाकू को एक बार फिर से निम्नलिखित क्रियाएं बात कर लेते हैं। टीडीपी के ट्रिक हो गई आपकी, टॉपिंग, डिसकरिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।